गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी से आ जाइए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग। हाँ, आ जाइए आ जाइए आज एक। हाँ, फटाफट आ जाइए। हाँ अमृता जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, आ जाइए। हाँ, राजेश जी आ चुके हैं, सुशीला जी आ गई हैं, गुड इवनिंग। मनोज जी नमस्ते, राकेश जी गुड इवनिंग, डॉक्टर शहनाज खान गुड इवनिंग। हाँ, मुकेश जी गुड इवनिंग, डॉक्टर सुरेंद्र जैन गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आप सभी बहुत जल्दी आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब ये तो है कि एक्टिव तो हैं आप लोग कि नहीं, चलना है, क्लास है। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर प्रीति जैन। यस, सुकुमार जी गुड इवनिंग, कोमल जी, हाँ कोमल सिंह जी गुड इवनिंग, फैजान जी गुड इवनिंग, डॉक्टर हाँ खुर्शीद जी गुड इवनिंग, मोहम्मद अरशाद जी गुड इवनिंग जगदीश जी, महेंद्र जी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का। सबसे पहले हमने चैप्टर सेकंड एक बार देखा था, मेन मेन पॉइंट्स देखे थे, ठीक है। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को भी जो थोड़ी क्वारीज है, जो चीजें हैं वो थोड़ी क्लियर हो। हाँ कृष्णा जी गुड इवनिंग। कल सेंड का आपका है क्या? वो एक बार टेक्निकल टीम से देखेंगे, है ना। कल मेरा तो आना थोड़ा सा, संडे का मेरा ऑफ रहता है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि बहुत रश रहता है तो एक दिन चाहिए होता है, आप समझ रहे होंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो करनी होती हैं। हाँ कृष्णा जी, हाँ नमस्कार। हाँ 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 हाँ। चलिए, अब हम कल के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं। आप में से बहुत से बच्चे एक्चुअली इंग्लिश में नोट्स का पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि एनसीईआरटी के जो बुक्स आती है 10th और 12th लेवल की, वो आप ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम की। फिर भी अगर कोई इश्यूज है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं पूरे नोट्स एक बार क्लियर करके मैं आपको एक बार पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मेरी पूरी इच्छा है, हमारी पूरी टीम की पूरी इच्छा है कि जो बेस्ट टू बेस्ट हम आपके लिए कर सकें वो जरूर करें आपको। हाँ डॉक्टर पुरुषोत्तम जी नमस्कार। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखिए, आप लोग रेगुलर बने रहिए, कॉपी पेन हमेशा साथ में रखिए। हाँ, आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये चीज क्या गुजरी, पता ही नहीं चला, है ना, बहुत स्पीड से चली गई कोई चीज। कोई बात नहीं, कुछ तो देखा ही होगा, कुछ तो सीखा ही होगा। बूंद बूंद करके एक दिन घड़ा भी भर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बस बने रहिए। हाँ, आपके नोट्स की इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल मैं आपको ऐसे ही दिलाऊंगा, बिल्कुल इजी। और मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझसे शायद फर्स्ट टाइम आप में से बहुत से जुड़े होंगे। बाकी आरपीएससी में और जो अपने कंपटीशन एग्जाम राजस्थान लेवल पे आरपीएससी वगैरह करवाती है, उसमें बहुत से बच्चे जानते हैं। तो क्या है कि मेरा पॉइंट टू पॉइंट काम है ना, एक्स्ट्रा नहीं। आपको पॉइंट टू पॉइंट दूंगा, जितने क्वेश्चन उसी हिसाब से। चलिए, पहले हम क्वेश्चंस पे एक बार अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमें एक चैप्टर और क्लियर करना है। पहले सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था प्राकृतिक सूचक निम्नलिखित में से, और आप हाँ हाँ मैं बिल्कुल नीत जी, मैं करवाऊंगा इंग्लिश मीडियम में, पूरी कोशिश करूंगा। 2-3 दिन का टाइम दीजिए आप, है ना। हाँ हाँ हाँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक सूचक है लिटमस, फिनोफ्थेलिन, मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जितने फिनोफ्थेलिन है, मैथिल रेड है, मैथिल ऑरेंज है, ये सब क्या है, सिंथेटिक है ह्यूमन बींग्स का। लिटमस जो है थैलोफाइटा फैमिली, याद रखिएगा, है ना, वहां से लिटमस आता है जो कि प्राकृतिक सूचक है ओके। वर्ड्स को इंग्लिश में नाम दीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन सा है हमारे पास, लिटमस, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, क्षारीय माध्यम में फिनोफ्थेलिन सूचक का रंग होगा। इन अ बेस मीडियम फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर्स इंडिकेट द कलर। कैसा कलर दिखाएगा ये? हाँ 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 रेणुका जी, ये भी इंग्लिश में देखेंगे, एक बार देखना पड़ेगा एक्चुअली में, अगर होगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो हमने क्या देखा, बेस मीडियम, क्षारीय का मतलब बेस मीडियम में फिनोफ्थेलिन किस कलर का आपको इंडिकेटर देगा, ठीक है। तो आप देखेंगे एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है। हाँ राम जी, बिल्कुल सही आपने बताया। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने चार्ट्स इस चैप्टर्स के करवाए थे उसको अच्छे से कर लीजिएगा, और पिछले 2-3 सालों में जितने भी बड़े लेवल पे एग्जाम्स में चेक कर लीजिएगा, उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वो चार्ट बेस है, उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और यहां देख लीजिए, इसमें ये कैसा रंग दिखाता है, बेस क्षारीय माध्यम में फिनोफ्थेलिन गुलाबी कलर दिखाएगा, ठीक है। और एसिड मीडियम में ये कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं दिखाता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
आमाशय की अम्लता का उपचार, ये तो कल भी हमने पढ़ा था। आमाशय में अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो कौन सा यूज करेंगे इसमें से? हाँ, आप लोग फटाफट आंसर सभी देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आप में से बहुत से लोग बाद में भी जुड़े हैं, लेकिन कोशिश कीजिए। हाँ डॉक्टर गोविंद जी, यस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने कल देखा था। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन, कौन सा सॉल्यूशन अधिक अम्लीय होगा, मोर एसिडिक होगा? कौन सा इसमें से मोर एसिडिक है? 2, 1, 0 या 6? तो हमें पता है 0, है ना। 0 से 7 तक जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एसिडिटी कम होती जाएगी, तो 0 की सबसे ज्यादा है। हाँ ठीक है, एसिडिक करेक्टर या अम्लीयता, है ना। अगला देखिए, सोडियम सल्फेट का सूत्र कौन सा होगा? सोडियम सल्फेट, हाँ हाँ मंजू जी बिल्कुल सही था डॉक्टर गोविंद जी। सोडियम सल्फेट, अब देखिए हमने कल भी जब फॉर्मूले बनाने सीखे थे, हाँ Na2SO4, लेकिन ये आया कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, सोडियम पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, 288 का फॉर्मूला शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रख लीजिए। जैसे सोडियम पे, अच्छा कई बार होता क्या है, ये इन्हीं के आसपास से आएगा। जैसे नमक, NaCl का आप सबको पता है। देखिए एक मिनट, अगर एग्जाम में से फंस जाए तो कैसे निकलेंगे वो मैं तरीका बताता हूं। NaCl का आपको पता है, NaCl ही लिखते हैं नमक को। अब NaCl दोनों पे एक एक ही चार्ज था, तभी तो यहां पे ऐसे ही लिखा ना, इसको एक को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, NaCl लिखा। तो जब मेरे पास सोडियम सल्फेट है तो जाहिर सी बात है सोडियम पे क्या है चार्ज, एक। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 चला गया सोडियम के पास, तो Na2SO4। और ये कुछ है, जैसे सल्फेट है, सल्फेट का फॉर्मूला हो गया SO4 2-। कार्बोनेट है, कार्बोनेट का भी ध्यान रखिए, CO3 2-। ये बस ये कुछ बेसिक्स हैं जो इनके अलावा आपको मिलेंगे, तो इनको बस एक बार देखते चलिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखते हैं? उदासीनीकरण का मतलब न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, उसमें हमने देखा था जब एसिड और बेस, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल और क्षार क्या बनाएंगे हमेशा, बताइए? जल प्लस गैस या लवण प्लस जल? क्या बना रहे थे? क्षार और अम्ल जब आपस में मिल रहे थे तो क्या बना रहे थे? हाँ, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। यस डॉक्टर गोविंद, हाँ बिल्कुल 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 महेंद्र जी, यस, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6, नेक्स्ट 7। सांद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा, एक्वारेजिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या घुमा दिया इसने, थोड़ा सा घुमाया है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फिलिंग द ब्लैंक्स अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है ना। हाँ हाँ, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये राम जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 3 हाइड्रोक्लोरिक होगा, 3 पार्ट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक का होगा और 1 पार्ट होगा नाइट्रिक का। तो इसमें इसने क्या पूछा, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक पहले देगा और नाइट्रिक देगा बाद में, ऐसे HCl और नाइट्रिक HNO3, तो इसका रेशियो होता 1:3, है ना। लेकिन यहां देखिए उसने घुमा दिया, पहले क्या पूछ लिया, नाइट्रिक, और बाद में क्या पूछा है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक पूछा है। कंफ्यूज हो गए? यही तो चीज है, HCl का 3 और इसका 1 होता है, और वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक का 3 और नाइट्रिक का 1 है, लेकिन वो घुमा दिया। जब घुमाएगा तो देखिए नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का पूछा है उसने, तो HCl कितना हो गया, 3 और नाइट्रिक 1। तो यहां पर जब रखेंगे तो देखिए नाइट्रिक का 1 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का 3, तो 1 और 3, ये वाला आंसर क्लियर हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये ध्यान रखिए हाइड्रोक्लोरिक का 3 है और नाइट्रिक जो है वो छोटा है, ऐसे ध्यान रखिए नाइट्रिक छोटा है, ठीक है, तो उसका 1 आएगा। अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड टैबलेट जो है, टेबल सॉल्ट का घोल बनाने के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ प्रतिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल सॉल्ट NaOH का घोल बनाने के लिए निम्न में से किसका, कार्बन डाइऑक्साइड,
सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ऑक्सीजन, कौन से करेगा? तो जब भी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH देखा होगा तो इसमें देखिए, हाँ हाँ हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्योंकि हाँ 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 हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ठीक है। हाँ, तो बस ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर जो होता है वो फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर जब आपने देखा था तो किस किस का था उसमें? तो ये एक चीज इसमें ये ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर में मिश्रण जो आपके लिए आ जाए कि मिश्रण किस किस का था, तो ध्यान रखिएगा ये मिश्रण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का, है ना, ये फिक्स है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 9th का बी। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा, कल भी मैंने बात की थी, याद है? वॉशिंग सोडा में कितने जल के अणु थे? वॉशिंग सोडा में कितने जल के अणु थे? 10, 8, 7 या 5? हाँ, 10। यस, ये ध्यान रखिएगा, वॉशिंग सोडा में 10 जल के अणु होते हैं। और मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर, अच्छा चलिए बताइए, मधुमक्खी के अंदर कौन सा एसिड था? कल हमने बहुत बार डिस्कस किया था, मधुमक्खी के अंदर कौन सा एसिड था? फटाफट 5 सेकंड ही दे पाऊंगा मैं, देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर देता है। फॉर्मिक, हाँ राम जी का बिल्कुल, यस डॉक्टर गोविंद, यस यस यस, फॉर्मिक एसिड, हाँ फॉर्मिक, हाँ फॉर्मिक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ फॉर्मिक एसिड्स, ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर आशीष मेगा जी, वेरी गुड। तो अब ये कह रहा है कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग है, तो जाहिर सी बात है वो एसिडिक है, तो इसमें से बेस देख लीजिए। अब यहाँ पे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, साधारण नमक, तो हमने देखा था क्या देते हैं उसमें, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना नेक्स्ट चैप्टर, ये क्वेश्चंस हो गए चैप्टर 2 के, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी चैप्टर आ रहा है तो एक एग्जाम्पल दिमाग में रखिए। मेटल में ले लीजिए कुछ भी, आयरन, लोहा, चांदी, सोना, और उसमें क्या क्या करेक्टर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, प्रश्न बताने मजा नहीं आ रहा। हाँ राकेश जी, ऐसा है कि क्या होता है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है ना, तो एक बार डिस्कशन हो गया। अब क्या होगा, जब आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जब क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तब आप लोगों को उसमें रियल पता चलेगा कि आप लोगों ने कितनी चीजें सही की हैं, ठीक है। तो मेटल्स में हम आ रहे थे, मेटल्स और नॉन मेटल। तो धातु का कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे सोना चांदी दिमाग में रख लीजिए, फिक्स कर लीजिए। अब जैसे हमने ले लिया सोना और चांदी, ठीक है, हाँ pH 0 एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बट जो कंडीशंस दी गई थी उसमें सबसे ज्यादा हमने जो पॉसिबिलिटीज है वो किसकी है, चांसेस किसके हैं? हाँ 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 बिल्कुल, डी डी ब्लॉक, यस यस यस। आप जब देखेंगे SPDF देखेंगे तो उसमें मेटल और नॉन मेटल में जब आप जाएंगे तो आपने देखा होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटेलॉइड्स भी आते हैं, है ना, तो वो फिर अलग केमिस्ट्री में बहुत डीप जाना पड़ेगा। अभी हम आते हैं धातु और अधातु, आप लोगों के सिलेबस में इनकी बेसिक नॉलेज है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। चलिए, हाँ तो धातु पे मैंने आपको बोला कि मेटल्स का एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये देखिए, प्रकृति में टोटल जो है अभी तक 118 तत्व पाए गए हैं, जिसमें से 92 जो है वो प्राकृतिक है ना, 26 जो है वो उसको संश्लेषित माना गया है। इसमें से धातुओं की संख्या 91 है, हाँ, और अधातुओं की संख्या 22 है, और उपधातु जो है वो 5 होते हैं, ठीक है। राम जी, एक्चुअली क्या है कि आप लोगों के ये ब्लॉक वाला सिस्टम है नहीं तो मैं आपको है ना गाने के साथ कैसे याद करते हैं वो भी फॉर्मेशन है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी शेयर करवा दूं एक बार, कोई देखना चाहे तो, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब हम आते हैं इसमें धातुओं पे, ठीक है। मैंने आपको फिर कहा कि धातुओं को में से कोई एक एग्जांपल, सोना चांदी लोहा, माइंड में रखिएगा तो ये चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज, धातुएं जो होती हैं वो धन वैद्युति होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, आपने देखा होगा कि जितने भी धातु होते हैं उनके ऊपर, जैसे एल्यूमिनियम, अच्छा इसमें से कोई सा भी एक एग्जांपल ध्यान रख लीजिए। मान लीजिए आपको नहीं पता लोहे का चांदी का क्या प्लस है या माइनस है, एल्यूमिनियम का तो पता है प्लस चार्ज होता है ना, तो लगभग इस पे ध्यान रखिएगा, प्लस चार्ज मतलब ये धन वैद्युति होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये, ठीक है। इनके संयोजी कोश मतलब बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल, बैलेंस सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लाइक +1 +2 +3, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव क्यों हुए हैं,
जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब ये निकाल देंगे तो धनावेशित हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और ये क्या करना चाहते हैं, मेनली इनका काम क्या है कि ये अपनी बैलेंसिंग बनाना चाहते हैं। और जब आप इसका विद्युत अपघटन करेंगे, देखिए सारा आंसर इसी पे है, पॉजिटिव चार्ज है, तब जब आप विद्युत अपघटन करेंगे तो ये किस पे जाएगा, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है ना, हाँ, ऑक्टेट रूल, यस ऑक्टेट रूल। तो ये कैथोड नेगेटिव होता है, तो ये जितने भी पॉजिटिव हैं सब किस पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सोना, चांदी, शीशा, लोहा, पारा, ये सब आपको पता है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अगला आते हैं, इनके भौतिक गुण देख लीजिए। कमरे के ताप पर तो ठोस रहते हैं। अब यहां पर मेन कहानी शुरू होगी, ध्यान रखिएगा। इनके जो अपवाद हैं, मींस एक्सेप्शंस, ठीक है, हाँ, यस, नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है आपकी बात। अब देखिए फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था अगर आप देखेंगे तो जनरली ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, कमरे में देखा होगा आपने, ठोस अवस्था में मिलते हैं। लेकिन पारा जो है, मरकरी जो है, वो कमरे के ताप पे कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। तो ये पूछा जाता है बहुत बार कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कमरे के ताप पर क्या है, लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है, तो मरकरी है ना। मेलेबिलिटी या आघात वर्ध्यता, इसको आप हथौड़ों से पीट पीट के पतली चादर में भी चेंज कर सकते, देखा होगा ना लोहे का, और इनको तो उसको पीट पीट करके बिल्कुल शीट में बदल देना, वो उसके आघात वर्ध्यता है। हाँ, नेक्स्ट डक्टिलिटी, इनको खींच खींच कर पतले तार के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ध्यान रखिए, जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना, कितना है, हाँ 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 बिल्कुल, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबाई का तार बनाया जा सकता है। अगला देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सभी धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, चालक होती हैं। अच्छा, ऊष्मा का चालक मतलब ये कंडक्ट, आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी, साथ के साथ ही क्या करेंगी, हीट जो है उसको भी कंडक्ट करेंगी। लोहे को अगर आप गर्म करेंगे तो गर्म अगर यहां से कर रहे हैं तो दूसरे पार्ट तक पहुंचेगा ना वो, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी भी का काम भी करते हैं, है ना। और इनमें सबसे अच्छे कौन से होते हैं, सिल्वर और कॉपर, है ना। हाँ, अच्छा, इसमें देखिए मैं फिर कह रहा हूं, एक्सेप्शन याद रखिएगा। अपवाद देखिए, लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं, ये दोनों क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं। जबकि बाकी सारे क्या होते हैं, कंडक्टिविटी है, ये नॉन कंडक्टर्स हैं। कौन कौन से, लेड और मरकरी। आगे विद्युत चालकता देखिए, अब जाहिर सी बात है धातुओं में विद्युत चालकता तो जा सकती है, लोहे पे करंट लगा के देखेंगे तो लोहे में तार में जाएगा ना करंट, तो पास होगा, तो उसी को क्या बोला, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, है ना। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, चांदी और तांबा। आप देखेंगे जो सोलर लाइटों की जो इतनी ज्यादा कॉस्ट होती है, उसका कारण यही होता है कि उसकी जो वायरिंग होती है उसमें चांदी यूज में आता है, क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का काम करता है। तो चांदी और जो तांबा है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होते हैं। दूसरे क्रम पर सोना, एल्यूमिनियम वगैरह ये सब आते हैं। परंतु फिर इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिए, एक्सेप्शन या अपवाद, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का काम करता है, यानी ये विद्युत चालकता का काम करता है ग्रेफाइट, ठीक है। क्यों करता है, ग्रेफाइट के जो 6 बैलेंसिंग होती है उसमें से एक पॉइंट खाली रहता है, ठीक है, जो खाली पॉइंट है वहां से वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कर लेता है। तो ये एक अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है, विद्युत का सुचालक है या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का काम करता है, ठीक है। अगला, गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है, ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन फिर हाँ, हाँ लेकिन प्रतिरोध कैसे करता है, हाँ, खुशबू जी ने कुछ पूछा है, खुशबू जी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप, तब तक देखिए। हाँ, चेन तो होता है ना, हाँ, लोहे में होगा ना, आयरन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होती ही होगी, होती है ना। अगर आपने देखा होगा बारिश के टाइम में, जैसे हमारे लोहे के दीवार, लोहे के जो गेट वगैरह होते हैं उसमें कई बार करंट आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं वहां पर, है ना।
गलनांक क्वथनांक में देखिए इनके हाई होंगे, सॉलिड फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बहुत हाई होंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन, अपवाद ध्यान रखिएगा, गैलियम और सीजियम का गलनांक कम होने के कारण ये हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। आप लोगों को मैंने जो कहा था कॉपी पेन लेके बैठना है, उसका कारण ये है कि ये जो एक्सेप्शन है, ये तो देखिए सबको पता है कि इनके ज्यादा होंगे, गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब लोहे को मैं उबालने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा होगा ना, नहीं होगा, बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्ट में भी और उसके बॉयल में भी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन ध्यान रखिए हमेशा, जैसे इसका कौन सा है, गैलियन और सीजियन, ये ध्यान रखिएगा, ये हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। ऐसे आपको जो मेन मेन पॉइंट है कॉपी में लिखते चलना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, घनत्व या डेंसिटी, ठीक है। अब इनका जितने भी क्या हमारे पास मेटल्स हैं, उन सभी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन, है ना, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें एक ऑस्मियम होता है जो सबसे भारी धातु है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑस्मियम इसमें सबसे भारी धातु है। हार्डनेस देखें, जनरली ये सारे ही क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी उदाहरण, हाँ हाँ बिल्कुल टिक करते चलिए शिवराज जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये बहुत बार पूछा गया है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारी धातुएं मुलायम होती हैं, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। अब सोचो कोई पूछ लेता आज के पहले आपसे कोई क्वेश्चन कि क्या कोई एक ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हो, तो आप क्या सोचते, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये ध्यान रखिएगा तीनों, ठीक है। अगले पे आते हैं, मेटेलिक लस्टर। अब आपको पता है कि सोना चांदी खरीदते क्यों है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा चमक होता है उनके अंदर, तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब में लगभग चमक होता है। लेकिन दो उदाहरण देखिए, ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों ही नॉन मेटल हैं, अधातु हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर चमक होती है। तो ये दोनों उदाहरण याद रखिएगा, ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है। अब आते हैं सोनोरस या ध्वनिक। सोनोरस मींस आवाज निकालना, स्कूलों में घंटी की आवाज तो आप सभी को याद होगी, है। तो ध्वनि, ये जितने भी मेटल्स होते हैं इनको पीटा जाए तो आवाज निकलती है, ठीक है, तो उसी को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, अब इनके रासायनिक गुण देखते हैं। इसके रासायनिक गुण आपके अम्ल और क्षार वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसी में से बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे हमने वहां पे क्या पढ़ा था, धातु प्लस अम्ल, धातु प्लस अम्ल क्या बना रहा था, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, उसी को यहां पे वापस से देख लेंगे। देखिए जैसे जैसे पहले ऑक्सीजन का दे दिया, ठीक है, धातु की अगर ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड। सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम जो चक्कू से भी कट जाते हैं, ये एक्सेप्शन बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिए, इनको कैरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है, अगर इनको बाहर रख दें तो तुरंत आग पकड़ लेंगे ये, ठीक है, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। कौन, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। हां, जबकि ये दो एग्जाम्पल और, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, आपने देखा होगा सिल्वर और गोल्ड में जब भी हम खरीदते हैं वो जल्दी क्या नहीं होते, जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में फिट रखिएगा, सिल्वर और जो गोल्ड है, सोना और चांदी, ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर इन्होंने दिया, ये सिल्वर और गोल्ड, ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं, ये लगभग किसी से भी जल्दी अभिक्रिया नहीं करेंगे, कुछ अपवाद को छोड़ के, है ना, तो इस चीज को हम देखते चलेंगे, ठीक है। आ जाइए, धातुओं के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं, ये क्षारकीय होते हैं, मतलब बेस नेचर में होते हैं, बेस होते हैं, ये पानी के साथ क्रिया करके क्षार देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्षारकीय होते हैं, मतलब बेस नेचर के होते हैं, है ना। और ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, मतलब ये अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं, तो उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, एल्यूमिनियम Al2O3, जिंक को जेडन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन को स्टेनलेस ऑक्साइड और फेरिक को Fe2O3, के सभी ऑक्साइड अम्लों और क्षार को दोनों से अभिक्रिया करते हैं। मतलब ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी मेटल
के ऑक्साइड्स हैं, ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, धातुओं की जल से अभिक्रिया। अब देखिए जल से अभिक्रिया, देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है वो देखिए, जनरली ये पानी से जब अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, एक चीज तो क्लियर हो गई होगी अभी तक, सोडियम पोटेशियम एक अपवाद ही चल रहे हैं शुरू से, है ना? सब सॉलिड हैं तो ये चक्कू से कट रहे हैं, सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ये इतनी तेज अभिक्रिया करते हैं कि जलने लग जाते, तो केरोसिन में रखना पड़ता है। अब कहां आ गए ये? बाकी सब नॉर्मल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, इन दोनों को ठंडे पानी में रखना पड़ता है, ठंडे पानी से ही क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये किस कैसे पानी से क्रिया करेंगे? सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से क्रिया करेंगे। और ये देखिए अब इनका एक भाई और आ गया मैग्नीशियम, ये बोला ठीक है तुम दोनों ठंडे पानी से क्रिया करोगे, तो मैं मैग्नीशियम हूं, मैं गर्म पानी से क्रिया करूंगा। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम गर्म पानी से क्रिया करता है ना? हाँ, अगले देखते हैं। एल्यूमिनियम या फेरिक तथा जिंक गर्म पानी अथवा भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। प्लस देखिए गर्म पानी के साथ ये तीन और आ गए, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरिक और जिंक, ये तीनों गर्म पानी से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, जबकि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। ये पानी वाला क्वेश्चन, हाँ नहीं नहीं नहीं, पानी में नहीं लगते फैजान जी। तो ये क्या करते हैं, उनका जब तक सोडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे तब तक ही वो चलेगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये ध्यान रखिए, ये लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, फिर देखिए सिल्वर और गोल्ड अपवाद में आ गए ना, ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उनके साथ साथ लेड और कॉपर भी है। इसके लिए मैंने सीरीज वाला भी इसमें लिया, वो सीरीज वाला आपको मैं बता दूंगा, वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए अम्ल से अभिक्रिया, मैंने शुरू में ही बात की थी, जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण तथा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये देखिए जैसे मैग्नीशियम का उदाहरण आ गया, तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता, क्योंकि यह अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक समझ गए, और हमने बात की थी ऑक्सीकरण और अपचयन की, तो जो ऑक्सीकरण का कार्य करवाएंगे वो ऑक्सीकारक, जो अपचयन का काम करवाएंगे वो अपचायक। ठीक है, हाँ, लैब से कुछ बच्चों ने ना सोडियम चुराया था, उनकी जल गई थी, बिल्कुल सही बात है। आपके जब 12th में प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं तो वहां पर केमिस्ट्री लैब में ये होता था पहले, आजकल तो अवेलेबल ही नहीं करवाते, तो वो क्या पानी में फेंकते थे सोडियम को, उसमें आग लग जाती थी, है ना? अब देखिए मैग्नीशियम तथा मैग्नीज तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्वारेजिया अभी मैंने बात की थी इससे पहले आपको। हाँ, अच्छा, एक्वारेजिया जो है इसको प्रबल संक्षारक बोला जाता है, मतलब इसमें कुछ भी चीज डाल दीजिए तो आप देखेंगे इवन गोल्ड और सिल्वर तक को ये गला सकता है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। एक्वारेजिया आपने देखा होगा, पहले के टाइम में चांदी सोना साफ करने वाले गलियों में आते थे घूमने के लिए। ठीक है, तो घर की लेडीज जब उनसे पायल वगैरह जब सफाई करवा लेती थी, तो सफाई करने के बाद जब लाते थे तो उनको बाद में लगता था सफाई तो बहुत अच्छे से हो गई लेकिन हल्का हो गया है, वो लोग इसी एक्वारेजिया का यूज करते थे। इवन आप जाएंगे सोने चांदी की दुकान पर, जब आप सफाई करवाते हैं वो यही एक्वारेजिया रखते हैं। अगर उन्होंने कुछ मिलीग्राम्स भी उनमें से निकाल लिया तो सोचिए कितना सारा आता है। तो इसका उपयोग, हाँ, गोल्ड में इसका यूज करते हैं, और इसी से वो पैसा बनाते हैं। 200 रुपए का आपको लगेगा कि इन्होंने 200 रुपए लिए सफाई के, उन्होंने 200 नहीं, कम से कम 2000 रुपए बना लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए एक्वारेजिया, और इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया था, हाइड्रोक्लोरिक 3 और नाइट्रिक अम्ल 1। नाइट्रिक जो है वो कम रहता है, ऐसे ध्यान रखिए, नाइट्रिक कम, तो हाइड्रोक्लोरिक 3, नाइट्रिक 1। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। वही है धातु SN ये सब लवण, जो भी धातु क्रिया करेगा अम्ल के साथ क्या बनाएगा? लवण प्लस जल। ठीक है, हाँ, अगले अगले वाले पॉइंट पे देखते हैं अब एनोडीकरण। एनोडीकरण, एनोडीकरण एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश में एक ही जैसा है। एनोडीकरण, एनोडीकरण का मतलब ये है, अच्छा आप में से जो बच्चे एक्चुअली
कंप्लीट इंग्लिश में भी चाहते हैं, कम से कम आप लोग रेगुलर बने रहिए। उससे होगा क्या, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है मैं एक बार जब आपको क्लियर कर रहा हूं तो आपको कम से कम वो पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे कि ये है क्या। जैसे एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को अगर वैसे ही आपने छोड़ दिया तो वो क्या होगा, उसके ऊपर धीरे 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 है ना, जैसे लोहे पे जंग लगनी शुरू हो जाती है वैसे उसकी सतह खराब होनी शुरू हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, ऑक्साइड की जो लेयर चढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी जो सरफेस है वो बची रहती है। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड की जो उस पर लेयर चढ़ाने का काम है, ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण करते हैं हम, ताकि उसको हम संक्षारण से बचा सकें, हम उसको धीरे धीरे जो नुकसान हो रहा है उससे बचा सकें। तो उसकी उसी प्रोसेस का नाम है एनोडीकरण। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, जिस भी एल्यूमिनियम को आपको क्या करना है, जिसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ानी है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 मोहम्मद जी सही बता रहे हैं आप। कूलर वगैरह पे जो आपने देखा होगा, जो उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का जो कवरिंग हो जाती है वो ऑक्साइड की चढ़ाते हैं ताकि उसमें जंग नहीं लगे, जल्दी है ना, खराब नहीं हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, हमेशा ध्यान रखिए पॉजिटिव। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है, माइनस। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जैसे ही विद्युत अपघटन करेंगे तो इसमें से जो भी ऑक्साइड निकलेगा, ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड का मतलब ओ माइनस चार्ज, तो ये माइनस किस पे जाएगा, वहां से एनोड पे। तो एनोड पे ऑक्सीजन की एक लेयर चढ़ती चली जाएगी और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण क्लियर हो गई अब आपके। हाँ, सक्रियता श्रेणी, ये देखिए, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है, ये आप सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए। हाँ, विद्युत अपघटनी मींस, विद्युत अपघटब मींस, डॉक्टर संतोष, विद्युत अपघट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और ये देखिए, ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। देखिए इसमें ये लगभग आप सब एक बार अपने कॉपी पेन से जो भी लेके बैठे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये चार ध्यान रखना है आपको। ठीक है, घटती हुई अभिक्रिया कहां तक है, हाइड्रोजन तक। ये देखिए, ये जो चार हैं, 1 2 3 4, यहां तक। ठीक है, उसके बाद आता है जिंक, फेरिक और लेड। उसके बाद यह हाइड्रोजन आ गया। इससे नीचे वाले ये जितने भी हैं, ये सबसे कम अभिक्रियाशील हैं या लगभग ना के बराबर अभिक्रिया करते हैं। मरकरी है ना, देख लीजिए अच्छे से, कॉपर, मरकरी। हाँ, मेन जो टर्म्स हैं उनको प्लीज, हाँ हाँ जरूर हरिंदर जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। जैसे क्रियाशीलता की टेबल है, सक्रियता श्रेणी है, तो इसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, है ना, कि इनकी रिएक्टिविटी कितनी है। तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव बोल दीजिए एक तरह से, है ना। फिर उसके बाद ये लेस रिएक्टिव है, जिंक, लेड एंड फेरिक। देन सिल्वर, मरकरी और ये जो गोल्ड है, ये हमारे पास सबसे कम अभिक्रियाशील है, या ये बिल्कुल भी नॉन, एक तरह से नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। अब ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर और ये गोल्ड, मरकरी, कॉपर, ये सबसे नीचे हैं, मतलब सबसे कम क्रियाशील हैं या ना के बराबर क्रिया करते हैं। ठीक है, ये उन्हीं की डिटेल से। अब आ जाइए इसमें, सोना। अच्छा, अब हम देख रहे हैं इनके अयस्क, सोने के अयस्क। मतलब सोना जो है वो हमें सीधे ऐसा गए नहीं कि आप खादान में गए, मतलब जहां से मिल रहा है वहां से सोना उठा के ले आए, है ना, ऐसा तो नहीं होता। ये क्या होता है, ये अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, फिर उनको फैक्ट्रीज में लाया जाता है, फिर वहां से इनको अलग करते हैं। ठीक है, तो सोना जो है ये किस किस फॉर्म में मिलता है, इसके फॉर्म कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, सिल्वेनाइट और कैसावेराइट। ठीक है, इन धातुओं का रंग पीला गुण में, ये बाकी सब वही है जो धातुओं के होते हैं, बस ये ध्यान रखिए इसके दो अयस्क होते हैं, सिल्वेनाइट और कैसोराइट। इस फॉर्म में ये मिलता है, इसको लेकर के आते हैं, फिर फैक्ट्रियों में इसको
साफ सुथरा करके, मतलब इसका प्रोसेसिंग होता है, अभी प्रोसेसिंग में भी थोड़ा चलेंगे, फिर उसमें से हम अलग कर लेते हैं गोल्ड को, ठीक है। 24 कैरेट आपने आजकल देखा होगा, 24 कैरेट और 22 कैरेट, तो ये तो हमें पता है कि 24 कैरेट है तो प्योर गोल्ड है, लेकिन अधिकतर 22 कैरेट ही मिलता है। 22 कैरेट गोल्ड होता है और उसमें 2 पार्ट्स होता है, वो तांबा होता है, ठीक है। अब आ जाइए सिल्वर पे। सिल्वर किस किस फॉर्म में मिलता है? तो सिल्वर मिलता है सिल्वर ग्लास, रूबी सिल्वर, है ना, ये नाम याद रखिएगा, हान सिल्वर और स्टेफेनाइट, ठीक है, इनमें ये हमें मिलता है। सिल्वर ब्रोमाइड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हाँ सिल्वर ब्रोमाइड हमने पढ़ा था, फोटोग्राफी में भी ये काम में आता है। हाँ, और हाँ ठीक है, अब देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कौन कौन से फॉर्म में मिलता है, इसके अयस्क कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, ठीक है, फ्लैशलाइट, अब इसका प्रयोग एल्यूमिनियम के चूर्ण का प्रयोग फ्लैशलाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है, मेनली बॉक्साइट। इसका जो अयस्क है ये जो हमें मिलेगा वो किसमें मिलेगा? बॉक्साइट के फॉर्म में। फिर उसको वहां से लेकर के आएंगे, फिर उसको हम फैक्ट्रीज में उसमें से साफ करेंगे, फिर उसमें से एल्यूमिनियम अलग कर देंगे। आयरन के कौन कौन सी फॉर्म में मिलेगा? देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, ठीक है। हाँ, और इसकी 3 किस्में, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कैसे कैसे होते हैं? मृदु, मध्यम और अधिक कार्बन युक्त, ठीक है। 3 टाइप होते हैं उसका, इसके, है ना, मीडियम साइज, है ना, लो साइज, मीडियम साइज आयरन, और मोर कार्बन, मोर कार्बन कंटेनिंग आयरन, ठीक है। अब आते हैं कॉपर में, तांबा। तांबे के अयस्क सल्फाइड। अच्छा, आप लोग आज बने हुए हैं, तो इस चैप्टर से मैंने 2 इंपॉर्टेंट बताए, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज बताइए आपको, है ना, और लास्ट में एक और, मैं जाने से पहले एक और आपको बता के जाऊंगा, एक और ऐसे ही चार्ट, उस चार्ट को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम्स में लगभग उसमें से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, तांबे की देखिए, कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट और मेलेकाइट, ये इसके अयस्क होते हैं। ये नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा, जैसे क्यूप्राइट है, मेलेकाइट है, क्योंकि इसमें तो देखिए कॉपर कॉपर आ रहा है तो आप पकड़ लेंगे कॉपर यानी तांबा, लेकिन क्यूप्राइट और मेलेकाइट ये नाम थोड़े से अलग हैं, है ना, तो ऐसे नामों का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फॉर्म थे, मतलब ये अयस्क के प्रकार हैं जिनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? तांबा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब प्राप्त करते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण धातुएं, ये हमने अभी कर लिया है। अब हम आते हैं आयनिक यौगिक पे, ठीक है। धातु से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक कहते हैं। इसमें होता क्या है, जनरली देखिए, जो धातु होते हैं, अच्छा आप लोगों में से जिनको मैं ये भी एक चीज बताता हूं, जिनको कंपैरिजन करने में दिक्कत होती है, जैसे धातु और अधातु है, तो आप क्या कीजिए, धातु के कैरेक्टर्स याद रखिए, अधातु को रहने दीजिए। क्यों? धातु के सारे उल्टे कैरेक्टर अधातु के हो जाएंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि आप जब दोनों को कर लेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और जब भी कोई टॉपिक कर रहे हैं तो दिमाग में एक को लेके चलिए, उसका उदाहरण, जैसे लोहा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेटल चल रहा है तो लोहा दिमाग में रखिए, ठीक है। तो ये आयनिक यौगिक का मतलब क्या है, हमने देखा कि जो क्या थे, मेटल्स थे, मतलब धातुएं जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, तो अधातु कौन से चार्ज होंगे? नेगेटिव। तो इस तरह से जो नेगेटिव का और पॉजिटिव का आपस में जो दोनों जब मिलते हैं तो आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजकता इसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि में अविलय होते हैं। इसके मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं। धातुओं की प्राप्ति देखिए, अब धातु जब हम वही बात कर रहे हैं, मेटल्स को जब आप लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप कहां से लेकर के आते हैं? तो सबसे पहले आप इसको जहां से लेकर के आते हैं, मतलब जहां पर ये मिलता है, जनरली पहाड़ों में मिलता है, तो वहां से जब हम तत्वों यौगिकों को जो लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? खनिज। क्या कहते हैं हम उसको? खनिज कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की प्रकृति में लाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है, ठीक है। वे प्राकृतिक खनिज जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं, है ना। आप प्राकृतिक खनिज ले आए, मिनरल्स, मिनरल्स, है ना, मिनरल्स राकेश जी, तो मिनरल्स को जब आप ले आए, है ना, उसको जब आप क्या करेंगे? साफ करेंगे, तो उसमें से फिर उसका अयस्क निकलेगा। जैसे सोना है तो सोने का, चांदी है तो चांदी का, ठीक है।
कुछ स्थानों पर कोई विशेष धातु की मात्रा खनिजों से बहुत ज्यादा मिलती है, तो इन खनिजों को क्या कहा जाता है? अयस्क। मैंने अभी बोला आपको, सिंपल सा ध्यान रखिए, जैसे सोना है तो जाते ही सोना नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी से अभिक्रिया करके रहेगा, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क। ठीक है, हाँ 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 ठीक है। राकेश जी, अयस्क का एक बार मैं इंग्लिश वर्ड देखना पड़ेगा क्या था ये, है ना, मैं देख के आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम अगले पे आते हैं। हाँ, धातुओं की प्राप्ति हमने देख लिया, इसके बाद था सक्रियता श्रेणी हमने देख ली। ये देखिए, अब ये जो हमें जो मिलते हैं पदार्थ, ठीक है, जैसे मैंने आपको, हाँ, और यस 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 यस, अयस्क को और बोलते हैं, राम जी ने बिल्कुल, हाँ और होता है, बिल्कुल ठीक है ना, हाँ हाँ। नहीं, मेटेलॉइड्स नहीं होगा, वो तो मेटेलॉइड्स जो होते हैं उनमें धातु और धातु दोनों होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं और बोलते हैं, अयस्क का और आएगा, हाँ और है, ठीक है, हाँ गोविंद साहू जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, खनिज ओर्स होते हैं, हाँ मिनरल सोर्स बोलते हैं। अब देखिए, अयस्क जो आपको मिला, ठीक है, जो और आपको मिला, वो किस किस में मिल सकता है? देखिए, जब हमने देखा था बहुत अधिक अभिक्रियाशील थे, याद कीजिए, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में मिलेंगे? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देखिए, अरे ये और छोटा ही हो गया, हाँ, देखिए, जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं या मेटल्स हैं, उनको हम जब लेकर के आते हैं तो उनको साफ करना, मतलब जैसे मान लीजिए आप सोडियम का अयस्क ले आए, तो उसको कैसे सोडियम निकालेंगे? तो उसके लिए जो विधि होगी उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन विधि। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत अपघटन विधि, है ना। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, और विद्युत अपघटन में वही एनोड कैथोड बनाएंगे, और उसमें एनोड कैथोड बना करके उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो डालेंगे, उस पर करंट जैसे ही पास करेंगे तो उसमें से जो पॉजिटिव है, हमने पढ़ा धातुएं सारी पॉजिटिव होती हैं, तो किस पे इकट्ठी होती चली जाएंगी? कैथोड पे, और नीचे जो कचरा बच जाएगा उसको एनोड पंख बोल देंगे। ठीक है, तो जितनी भी अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको आप विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से शुद्ध करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मीडियम साइज वाले जो थे वो किस किस में मिल सकते हैं? तो देखिए, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, कार्बोनेट, या फिर सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर वो सल्फाइड की फॉर्म में मिले तो उनका भर्जन करते हैं। भर्जन करने का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनको जलाना। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा। ठीक है, भर्जन को इंग्लिश में बोलेंगे रोस्टिंग। यस, भर्जन यानी रोस्टिंग, और निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में। तो कहने का मतलब है इन दोनों में हम ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन इसमें कम ऑक्सीजन देते हैं और इसमें अधिक ऑक्सीजन देते हैं। मतलब अगर आपके पास सल्फाइड अयस्क है तो उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन में पहले उसका क्या कर देंगे? भर्जन, रोस्टिंग कर देंगे, तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड बनने के बाद उसका हम क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन करते ही हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। कार्बोनेट है तो उसका आप क्या करेंगे? कैल्सिनेशन या निस्तापन। कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाएंगे, ऐसे समझिए, कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाएंगे तो भी उसका ऑक्साइड ही बनेगा। फिर उसका क्या कर देंगे? अपचयन करेंगे, अपचयन करते ही शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। और जो कम अभिक्रियाशील धातुएं थी, जो कम अभिक्रियाशील धातुएं थी, जैसे हमने देखा था सिल्वर, गोल्ड, इनको हम क्या करेंगे? इनके भी पहले क्या बनेंगे? सल्फाइड अयस्क बनेंगे। फिर इनका हम क्या करेंगे? भर्जन। भर्जन मतलब रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करते इनका भी धातु, फिर शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगा। ये बस पॉइंट याद रखिएगा, ये और ये। ठीक है, कोई सा भी सल्फाइड अयस्क दे दे, ठीक है, ध्यान रखिए उसका क्या करेंगे आप? भर्जन। भर्जन मतलब, हाँ हाँ बता रहा हूं, हाँ, भर्जन मतलब रोस्टिंग, मतलब इसको ऑक्साइड में बदलना है। तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया? सल्फाइड। यहां भी सल्फाइड है, देखिए यहां भी सल्फाइड है। तो जब भी सल्फाइड आएगा तो रोस्टिंग करेंगे, भर्जन करेंगे। कार्बोनेट की फॉर्म में है तो उसका निस्तापन करेंगे, यानी कैल्सिनेशन करेंगे, ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और अगर बहुत ही अभिक्रियाशील है तो उसका विद्युत अपघटन कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर देंगे। चार्ट याद रखिएगा, एग्जाम में याद करेंगे सर ने क्या बताया था। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला देखिए, तो ये हो गया धातु प्राप्त करने की अभिक्रिया थी ये।
अब देखिए इसी को यहां पर देखिए, इसी को अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। ठीक है, यहां पे भर्जन को समझा दिया, देखिए कि बहुत अधिक ताप पर, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, भस्म बनाते हैं आयुर्वेद में, अच्छा हाँ बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसी को जो मैंने आपको समझाया, बहुत अधिक ताप पर अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, भर्जन बोलेंगे, मतलब रोस्टिंग बोलेंगे। विद्युत अपघटनी आ जाइए, विद्युत अपघटनी में भी आपको बताया कि जिसका भी जो जितने भी अधिक अभिक्रियाशील है उनको क्या करेंगे, उनका हम कैथोड बना देंगे। ठीक है, और उसकी जो अशुद्धियां हैं, इम्प्योर मैटर है, उसको हम किस पे डाल देंगे, एनोड पे। और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे करंट डाला, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू किया, तो सारा जो शुद्ध है वो आकर के इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, ये देखिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, एनोड लिया है, कैथोड लिया है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो बच जाता है उसको एनोड पंख बोलते हैं, है ना। तो ये विद्युत अपघटन था। अब आते हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब जो जंग लग जाती है, ठीक है, लोहे वगैरह जो आते हैं, लोहे में आपने देखा होगा जंग लग जाती है। तो हाँ, तो जंग लगने से बचने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर दीजिए। ठीक है, पेंट करने के अलावा उसके ऊपर आजकल वो एलॉयज वगैरह जो चल गया वो भी कर सकते हैं। ये 4 विधियां हैं, पेंट कर दीजिए, तेल या ग्रीस लगा दीजिए, गैल्वेनीकरण कर दीजिए, मिश्रात्वन कर दीजिए। ठीक है, ये प्रोसेस का नाम याद रखिएगा। जिंक की परिवर्तन की प्रक्रिया, यह शब्द लेपन एक इसमें से एक पॉइंट और है, कुछ महत्वपूर्ण धातु। हाँ, अब यहां से देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण धातु के यौगिक हम देखेंगे अब। ठीक है, जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। नीला थोता, नीला थोता फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने जब देखा था वॉशिंग सोडा, ठीक है, उसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल्स थे ना, 10 H2O थे, इसके अंदर कितने हैं, 5H2O हैं। ठीक है, हाँ, और इसको जैसे ही आप गर्म करेंगे तो जल के अणु क्रमशः यह त्याग देता है। ठीक है, जैसे जैसे गर्म करेंगे पानी निकलता चला जाएगा। और कॉपर है तो इसका देखिए, इसका उपयोग विद्युत लेपन में, विद्युत बैटरी में, वस्त्रों को रंगने में किया जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट, इसे हरा कशिश भी कहते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक वर्ड है इनको थोड़ा ध्यान रखिए, हरा कशिश भी कहते हैं। इसका उपयोग देखिए, फेरस है ना, इसमें फेरस है ना, तो आप जब लोह युक्त दवा बनाने में काम में लेंगे इसको, लोह युक्त, लोह मतलब फेरस, तो लोह युक्त दवा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नीली काली स्याही, मोहर लवण तथा अन्य यौगिक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि में कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। मोहर लवण क्या है, देखिए FeSO4.NH4.6H2O, इसको कहते हैं मोहर लवण। इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये हल्के रंग का क्रिस्टल, ये द्विक लवण क्यों बोला, दो लवण है इसमें, इसलिए द्विक लवण है ये। ठीक है, मोहर लवण जो होता है वो जल में विलय लेकिन अल्कोहल में अविलय होता है। ठीक है, इसका उपयोग देखिए कहां कहां, अब जाहिर से मोहर लवण है तो कलर में, कलर करने में, जैसे कलर, हाँ कलर करने में, नीली स्याही में, कपड़ा उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये सफेद सरंध्र ठोस है जो कि जल में शीघ्रता से विलय होकर के, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, पानी में घुलता है और ये आवाज करता है। मैंने उस दिन भी बताया था ना, पहले के टाइम पे जो लेकर के आते थे चूने का पत्थर, उसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड ही होता था, वही आवाज करता था। 2 दिन पहले मटके में डाल देते थे। हाँ 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 हाँ। अब देखिए इसका उपयोग कहां कहां होता है, तो सीमेंट, मोटार, ब्लीचिंग पाउडर, कांच के क्षारों के रूप में, चीनी के शोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, हाँ, रंजकों वगैरह में भी किया जाता है। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, है ना, ये सफेद कलर का पाउडर होता है, हाँ, रंग चढ़ाने में भी, यस। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे आए हम, है ना, इसे जलीय विलयन चूने का जल भी कहते हैं। बुझे हुआ चूने को, चूने के दूध का कलर होता है ना, इसमें व्हाइटिश कलर होता है, इसलिए इसको देखो चूने का दूध भी ये कहलाता है ना। इसका उपयोग भी मोटार में, कांच में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, सफेदी करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब आज ये कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, चूना पत्थर, खड़िया आदि के रूप में पाया जाता है। ये जो मार्बल है, चूना पत्थर है, खड़िया, जो आप देखते हैं चूना पत्थर व्हाइटिश कलर होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही होता है। ठीक है ना, डोलोमाइट के रूप में ये मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ भी पाया जाता है। यह श्वेत रवेदार पाउडर है जो जल में लगभग अविलय है, जल में ये विलय नहीं होता है और इसमें से CO2 मुक्त होता है। इसका उपयोग संगमरमर का आपको पता ही है, मार्बल का घरों में, फैक्ट्रियों में इनके लिए किया जाता है।
है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं जिप्सम। ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कैल्शियम में जिप्सम, ठीक है, इसमें 2 H2O है। जब इसमें से पानी निकाल देंगे हाफ H2O बच जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। जिप्सम में 2 है वाटर के मॉलिक्यूल्स, देखिए 2 H2O है, 1.5 निकाल दीजिए तो हाफ H2O बच जाएंगे। ठीक है, तो जिप्सम का प्रयोग तो कहां कहां है? जिप्सम का प्रयोग जो होता है वो जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में ही होता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहां कहां प्रयोग है? सफेद रंग का, हाँ, चिकना पाउडर होता है, जैसे हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं उनके जोड़ बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस घरों में कलर वगैरह व्हाइटिश करने में। ठीक है ना, तो कैल्शियम सल्फेट ये आधा जल का अणु, ध्यान रखिएगा, आधा होता है इसके अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये देखिए जिप्सम है 2H2O, जैसे इसको गर्म किया इसमें से पानी निकलेगा तो ये क्या, ये कैल्शियम सल्फेट का है, सॉरी जिप्सम का, एक मिनट, हाँ कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, हाफ H2O इसमें लिखना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, हाफ H2O ध्यान रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होगा। ठीक है, और जो जिप्सम होगा उसमें 2 H2O होंगे। ठीक है, हड्डियों वगैरह में। अब ये देखिए मिश्र धातु, मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन लगभग जिसके 90% आने के चांसेस हैं, ये वाला आपको करना है। ये लगभग मैं पिछले 16 साल से टीचिंग लाइन में हूं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स में जब भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे आप खुद भी चेक कीजिएगा, है ना, आजकल यूट्यूब अवेलेबल है, ठीक है, गूगल्स अवेलेबल है, आप वहां पे सर्च कीजिएगा, जो भी रिसेंटली पेपर्स हो रहे हैं हर 2-3 पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से आता है। इसमें ये परसेंटेज नहीं आता, सिंपल सा है। पीतल है, पीतल किस किस का संगठन, पीतल किस किस से मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक। ठीक है, ऐसे ही कांसा किसका है? कॉपर और टिन। अब यही आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कांसे में क्या डाला और पीतल में क्या डाला, है ना। दोनों में कॉपर तो ठीक है, इसमें जिंक है और इसमें टिन है। ठीक है, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल, है ना, ध्यान रखिए। रोल गोल्ड आते हैं ना आजकल नकली के, वो जो सोने चांदी के, उसमें कॉपर, एक मिनट, हाँ, रोल्ड गोल्ड में कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला गन मेटल, गन मेटल में क्या क्या है? कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर, जिंक और टिन। परसेंटेज याद नहीं करनी, मैं फिर कह रहा हूं, आएगा एक क्वेश्चन। हाँ डियो, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, इसमें से मैं बता रहा हूं ना, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आपको बताया है, और मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते जा रहा हूं, एक बार जिनमें से भी आपके पास कम टाइम है या सही में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इतना नहीं, मुझे तो 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इंपॉर्टेंट वाले पार्ट जरूर कर जाइएगा। ठीक है, शास्त्र में है ना, रेशो है, हाँ, तो बस आपको बहुत अच्छे से खुशबू जी याद हो जाएगा फिर ये। तो देखिए गन मेटल में कॉपर, जिंक और टिन। मुंटुस धातु जो होता है कॉपर और जिंक से। शोल्डर, टिन और शीशा, टिन और शीशा। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पीतल और कांसा, है ना, तो ये टेबल आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये इसी के बारे में डिटेल है, ये सारी चीजें हम बस वो टेबल कर लीजिए, बाकी ये सब उसी में है। अब हम थोड़ा सा धातुओं का देख लेते हैं। ठीक है, अधातु जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया जो धातु था उसका ऑपोजिट है। ठीक है, वो ठोस होते थे, सॉलिड फॉर्म में थे, तो ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं, ये भंगुर होते हैं, मतलब आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, उनमें चमक होती है तो इनमें चमक नहीं होती, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शन थे, हमने अपवाद देखे थे, है ना, तो वो अपवाद क्या थे? अपवाद वो होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। तो वो एक्सेप्शंस आपको याद रखने, जैसे ग्रेफाइट हमने देखा था, है ना, कि जो धातु होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ना, लेकिन ग्रेफाइट करता है ना, तो एक्सेप्शन याद रखिएगा। ठीक है, अब अधातुओं के ये सारे गुण हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए अधातुओं के प्रकार। अधातुओं में जैसे ठोस फॉर्म में कौन कौन है? कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है और आयोडीन है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा, द्रव अवस्था में कौन सा मिलता है? ब्रोमीन, है ना। गैस अवस्था में कौन सा मिलता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ओजोन, है ना, ये तीनों कौन से मिलते हैं? गैस अवस्था में। अब आते हैं उपधातु, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु, अभी आपने एक वर्ड बोला था ना, मेटेलॉइड्स, उपधातु। ठीक है, जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के गुण मिलते हैं, वो होते हैं उपधातु। ठीक है, इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? बेरिलियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये 7 हैं जिनको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, हाँ,
बोरोन जो है वो कॉस्मिक रे स्पेक्ट्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, बोरोन का नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोरेक्स का उपयोग गालक के रूप में, बोरेक्स मन का परीक्षण में भी किया जाता है, जल के मृदकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जर्मेनियम और गैलीनियम आर्सेनाइड अर्धचालक के रूप में सोलर सेल, फोटोडायोड, ट्रांजिस्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जर्मेनियम और गैलियम का, ठीक है। ये अर्धचालक के रूप में काम में आते हैं। हाँ, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। फटाफट आप लोग भी साथ दीजिए, फटाफट हम देखते हैं अब जो हमने पढ़ा है हमें कितनी कुछ चीजें समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, क्या होंगे? कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? कार्बन नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटेलिक, अधातु। धातु क्या बना रहा था? धातु क्या बना रहा था? क्षारीय। तो ये क्या बनाएंगे? अम्लीय। शुरू शुरू में हमने पढ़ा, ध्यान दीजिए, कि जो मेटल्स थे वो क्या बना रहे थे? क्षारीय। तो ये क्या बनाएंगे? अम्लीय। हाँ, उभयधर्मी का सृष्टि जी मीनिंग होता है मेटेलॉइड्स। सॉरी, नहीं, उभयधर्मी, एक मिनट रुक जाइए। उभयधर्मी वर्ड जो था आया था अभी, निकल गया, एक मिनट मैं बताता हूं आपको उभयधर्मी का। अभी इसमें एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या है? नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो है, मेटल क्षारीय था बेस, तो ये अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। धातु एक दूसरे के उनके अनुसार विस्थापित कर सकते हैं। धातु एक दूसरे को जब विस्थापित करते हैं तो क्या होता है? हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, विस्थापन। तो क्या होता है? प्रतिक्रियाशीलता, मतलब जो ज्यादा क्रियाशील होगा कम को हटा देगा। हाँ, उभयधर्मी को एम्फोटेरिक, राम जी ने बिल्कुल सही बताया है, उभयधर्मी को एम्फोटेरिक वर्ड कहते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक वर्ड यूज कर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना, अभी पढ़ा था ना हमने, भर्जन था, निस्तापन था, संक्षारण था, कौन सा था? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर उसको गर्म कर रहे हैं तो भर्जन, हाँ, मतलब रोस्टिंग करना, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में है। तरल अवस्था में कौन सा है? अभी पढ़ा था हमने, ब्रोमीन। हाँ, और इसका ब्रोमीन था ना, अधातु, नॉन मेटल। लिक्विड फॉर्म में कौन सा है? ब्रोमीन। धातुओं को बिना तोड़े पीट पीट करके पतली चादर बना देते हैं। पतली चादर क्या कहते हैं उसको? आघात वर्धन्यता, ठीक है ना। हाँ, अगला देखते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है? देखिए, अभी आपको मैंने बताया था, जब हमने टेबल पढ़ी थी तो सभी को किस में चेंज कर रहे थे? धातु ऑक्साइड में। और धातु ऑक्साइड से धातु के लिए हम क्या यूज करते थे? अपचयन। क्या करते थे उसका? अपचयन, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन करते हैं। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अब आप देखिए, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में होते हैं। तरल और मुलायम, नाम ही पता चल रहा है कि वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं ना, है ना, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बस ये तरल और मुलायम, इसलिए गलत हो गया। धातुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वापस से, एक मिनट, धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती। अब ये देखिए, ये तो ऐसी चीजें जो हमने खूब पढ़ा है कि धातुएं तन्य होती हैं। एक हमने देखा था, सोने को कितना लिया था? 1 ग्राम, उससे 2-2 किलोमीटर तक की तार बन रही है ना। तो इसका तो वैसे ही दिख रहा है। कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? बताइए, इसका आंसर नहीं देखेंगे आप। कौन सी धातु है खुले में रखते ही आग पकड़ लेती है? अपवाद पढ़ा था ना, फटाफट बताइए। नहीं, ऐसे सी नहीं, नाम बताइए क्या था? हाँ, सोडियम, बिल्कुल। ये देखिए, इसमें सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। हाँ, अगला देखिए, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? फिर वही आ गया, सोडियम, चाकू से काट सकते हैं ना। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में उसको फैला सकते हैं? तन्यता, ठीक है ना। हाँ, मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी है ना इंग्लिश में। सोल्डर, देखिए आ गया, सोल्डर के घटक क्या हैं? तो हमने अभी आपको बताया, सोल्डर किसका था? लेड प्लस स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना, स्टेन, एसएन। तो लेड पीबी प्लस एसएन का ये घटक होता है कौन? सोल्डर। इन दोनों को मिलकर बनाया जाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी? वाष्प समझ गए? पानी का जो भाप होता है, भाप से कौन अभिक्रिया करेगा? एल्यूमिनियम करेगा। पानी वाला जब हमने देखा था, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल लिक्विड फॉर्म में कौन से रहता है? तो आपने पारा, ये तो सबको लगभग आता होगा, पारा है ना, थर्मामीटर में जो यूज होता है। अगला देखते हैं, निम्न कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? ठंडे या गर्म से नहीं करती। अभी हमने देखा भाप से, भाप से कौन कर रहा था? एल्यूमिनियम। तो मतलब ये गर्म और ठंडे दोनों से नहीं करेगा। ठीक है। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें से आपको वो टेबल मैंने बोला याद कर लीजिए। ठीक है, तो इनमें आप जब टेबल के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा है? कैल्शियम। लास्ट, कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? तो प्रतिक्रिया नहीं करने में सोना चांदी, याद रखिए इसमें ऑप्शन में एक चांदी दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। तो आज हमने थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल क्लियर किया। जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको दिमाग में रखिएगा। अगले टॉपिक में नया चैप्टर जनरल साइंस का लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आपका बहुत सारा ध्यान रखिए, है ना, और बहुत सारी मेहनत करते जाइए, है ना, रिजल्ट्स जरूर आएंगे। ठीक है, मैं भगवान से यही प्रे करता हूं कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो, है ना, और आप लोग याद रखें कि ठीक है हम भी किसी धीरज सर से, हेमंत जी सर से पढ़ा करते थे, तो अच्छा लगता है, हम लोगों को खुशी होती है कि कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो बहुत खुशी होती है दिल से, बताएं आपको। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।